नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे। और मैंने एक वीडियो बनाई थी यूरोपीय भारतीय के आगमन का। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप सबके सामने भेजा है। आइए आज हम बात करते हैं उसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसके सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या बनाया है। देखिए, उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था पुर्तगाल के बारे में। ठीक है, कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और उनके इंडिया आने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि स्थल मार्ग से जो आवागमन था वो बंद हो गया था, और उसके लिए उन्होंने समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश की, और उसमें वो सफल भी हुए। उन्होंने समुद्री मार्ग खोजा और उसी एवज में बहुत सारे देशों की जो है वो खोज भी हुई। ठीक है, और उसी में जो वास्को डी गामा था उसने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक, और फिर उसने भारत में बहुत ज़्यादा व्यापार किया और यहाँ के मसालों को उसने यूरोप में ले जाके फेमस किया, और यहाँ से वो कम दाम पे, कम चीज़ों पे अब मसाले खरीदता था और यूरोप में ले जाकर बेचता था। वास्को डी गामा 3 बार आया था। ठीक है, ये आपने पिछली वीडियो में देखा। उस 1498, 1502 और लास्ट में 1524 जब वो यहाँ पर वहाँ का वायसराय बनकर आया था। ये बात थी पहली। उसके बाद उसको जब उसकी मृत्यु 1524 में जब वो आया, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी मृत्यु हो गई और उसको यहीं दफना दिया गया। लेकिन उसकी तमन्ना थी कि उसका जो शव रहे वो पुर्तगाल में जाए। तो कुछ समय बाद जो है वहाँ से पुर्तगालियों ने उनके कुछ अवशेषों को, उनकी कब्र खोद के उनके कुछ अवशेषों को ले जाकर उन्होंने वहाँ पर पुर्तगाल में उसको दफनाया। ठीक है, 1538 में वो लोग लेकर गए हैं। 1538 में ले जाकर उन्होंने पुर्तगाल में उनकी इच्छा को पूर्ति के लिए वो वहाँ पर उसकी कब्र के कुछ अवशेष ले जाकर वहाँ पे दफन किए। ठीक है, अब बात करते हैं कि पुर्तगाली के बाद में सबसे एक व्यवस्था थी उनकी जिसका नाम था कार्ड्स व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? कार्ड्स व्यवस्था। वो व्यवस्था क्या होती थी? तो देखिए, कार्ड्स का जो अर्थ होता था वो होता था परमिट। जैसे हम किसी के पास कोई काम करते हैं तो वो हमें जब तक उसका परमिट नहीं देगा हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो वैसे पुर्तगालियों की एक व्यवस्था थी जिसका नाम था कार्ड्स व्यवस्था। उसका अर्थ होता था कि हिंद महासागर के अंदर अगर किसी को हिंद महासागर में व्यापार करने वाले भारतीय, अरबी तथा मुगलों को अरब सागर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। इसके बदले में जो पुर्तगाली थे वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, आपने सुना था पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का स्टार्ट की थी, और वो क्या करना चाहते, वो जो उनका समुद्री जो क्षेत्र था वो बहुत मजबूत था, और इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था की थी ताकि वो दूसरे जो जहाज जो दूसरी जगह से जो व्यापार करने जाए उनके ऊपर वो अपना जो शासन है वो कायम कर सके। ठीक है, उसी उसमें थे अल्बुकर्क। जैसे वास्को डी गामा के लिए केरल कोचीन जो था वो प्रसिद्ध था, वैसे ही अल्बुकर्क के लिए गोवा प्रसिद्ध था। ठीक है, अल्बुकर्क को पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो उनकी मृत्यु होती है गोवा में, और उनकी कब्र भी गोवा में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक नूनो द कान्हा थे जिसके बारे में बात की भी थी। वो उनके अंतिम गवर्नर बनकर आए थे। 1529 से 1538 तक वो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। उनका काम बस ये था कि उन्होंने जो है वो गोवा को राजधानी बना लिया था। ठीक है, और पुर्तगालियों ने दो काम बहुत मशहूर किए थे। एक तो ये कि उन्होंने सती प्रथा को अपने समय पे अपने स्तर से बंद करा दिया था, और उन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने की नीति स्टार्ट की थी, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दबाजी में थे। वो लोग चाहते थे कि भारतीय महिलाओं से शादी करने के बाद ईसाई धर्म का प्रचार होगा, क्योंकि जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें वो ईसाई धर्म को फॉलो करेंगे और उसी से उनके ईसाई धर्म का प्रचार होगा। ठीक है, उसके बाद से पुर्तगालियों का देखिए प्रभाव क्या था। पुर्तगालियों का प्रभाव ये हुआ कि उनका जो समुद्री पकड़ थी वो बहुत मजबूत थी। ठीक है, दूसरा, उन्होंने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लीची, संतरा, काजू इत्यादि का उत्पादन स्टार्ट किया, खेती स्टार्ट की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। जो भी आप लोगों ने चर्च देखे हैं, जिस तरह से चर्च को बनाया जाता है, ठीक है, और बीच में ऐसे करके ऊपर वो रहता है और क्रॉस का साइन बना रहता है, उसको कहते हैं गोथिक आर्ट। तो गॉथिक आर्ट का निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार मतलब काम स्टार्ट किया वो पुर्तगाली ही थे। पुर्तगालियों के बाद में आते हैं डच। ये इनके आने का क्रम है। ठीक है, ये इनके आने का क्रम है। ये था इनके आने का क्रम।
तो जैसे वहाँ पर कार्टल्स व्यवस्था हुआ करती थी, वैसे ही डच के साथ एक कार्टल व्यवस्था थी। तो डच क्या थे? डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। ठीक है, डच की जो कंपनी थी वो क्या थी? एक कोऑपरेटिव टाइप, मतलब 10-15 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया था, उस तरह से। डच कंपनी की संयुक्त पूंजी उस समय 65 लाख गिल्टर थी। कंपनी का संचालन 17 सदस्य एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। ठीक है, एक कम्युनिटी बनाई थी उन्होंने, कोऑपरेटिव बैंक जैसे बोलते हैं, कुछ लोगों ने मिलकर एक बैंक स्टार्ट कर लिया सहकारिता के हिसाब से। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि सहकारी कौन से किन किन यूरोपियों ने एक सहकारिता कमेटी के तरह जो है वो व्यापार स्टार्ट किया था, तो वो था डच। ठीक है, तो प्रथम डच यात्री जो भारत आए थे वो थे कार्नेलियस हॉर्टमैन। इनका जो है हेस्टमान भी कहीं कहीं पे नाम बताया गया है। 1596 में उसने सुमात्रा की यात्रा की तथा बाद में भारत की। देखिए, जब जिस समय पुर्तगाली आए थे, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, उन्होंने भारत से मसालों का व्यापार किया था। लेकिन जब डच भारत आए उससे पहले वो बाहर जावा सुमात्रा की तरफ उन्होंने यात्राएं की थी और वहाँ से उन्होंने मसाले वगैरह की जो पूर्ति थी वो पूरी कर ली थी। लेकिन जैसे वो इंडिया आते हैं उनको यहाँ पर जो सूती कपड़े थे वो बहुत पसंद आते हैं, तो वो भारत से यूरोप जो है वो सूती कपड़ों का व्यापार करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बना है कि भारतीय कपड़ों को यूरोप के बाजार में पहुंचाने का श्रेय किन यूरोपियों को जाता है? तो वो जाता है डचों को। ठीक है, तो इन्होंने किस पे फोकस किया? व्यापार पे, सूती कपड़ों पे। इनको जो है भारत में 21 वर्षों के लिए व्यापार करने का इनको परमिट मिला था। 1602 में इन्होंने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से कंपनी स्थापित की थी और पहली फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम में 1605 में इन्होंने लगाई थी, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। तो डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में। 1632 में पटना में इन्होंने एक और फैक्ट्री लगाई। तो बिहार स्पेशल होने की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डचों द्वारा बिहार की किस जगह पर फैक्ट्री लगाई गई थी? तो गंगा किनारे पटना में इन्होंने ये अपनी फैक्ट्री लगाई और आज ही वहाँ पे पटना कॉलेज का हिस्सा है। ठीक है, 1759 के बेदरा के युद्ध में, जब 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में, वहाँ जो डच थे वो अंग्रेजों से पराजित हो गए और इस तरह उनके भारत का सफ़र समाप्त हो गया। तो पुर्तगाली और डचों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो हमने फैक्ट पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन भी पुटअप किए गए हैं जो घटना चक्र में है। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डेनिस और उसके बाद फ्रांस, और इस तरह से जितने भी यूरोपीय का भारत में आगमन होता है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पूरा जो भी एडियो का सिलेबस है जितना हो सकेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना हम लोग साथ में शेयर करके पढ़ेंगे। और जो भी आप लोग जो भी अपनी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं उस स्ट्रेटजी को आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिए। मेरी पढ़ाई में और क्या क्या कमी आपको नज़र आ रही है या मुझे इसी रिदम से पढ़ना चाहिए वो भी आप लोग मुझे बताइएगा। चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।